हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 2024 एंट्रेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 60 डिग्री, यानी दो समतल दर्पण है और वे उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो हमें बताना है कि दोनों के बीच में, दोनों दर्पण में जो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, यानी कितना उसमें प्रतिबिंब बनेगा। तो दो प्लेन मिरर और बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ इमेजेस यानी प्रतिबिंब। इसका फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। तो एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, यानी 360 बाई 60 माइनस 1। 60 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में, और 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 2, अ रियल एंड इनलार्ज इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग। एक वास्तविक एवं आकार से बड़ी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो बाई ऑप्शन देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जो ऑब्जेक्ट है यानी जो वस्तु है, जैसे देखें यहाँ पे फिगर देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ये बना दिया हमने प्रतिबिंब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये दर्पण कौन सा हो गया? ये दर्पण हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसमें रियल इमेज कभी नहीं बनता। जब भी बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब वर्चुअल इमेज। तो हमें कैसा इमेज चाहिए? क्वेश्चन बोल रहा है वास्तविक और आकार से बड़ी। आकार से बड़ा रहना चाहिए और वास्तविक होनी चाहिए, यानी रियल इमेज होनी चाहिए। तो ऐसा इमेज बस अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कर्व होता है और बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है। अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे, यानी बियॉन्ड सी हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, सी के बाहर, तो जब भी ये रे पास करेगी तो फोकस से पास करेगी, यहाँ पे फोकस हो जाएगा। फिर एक रे हमने और डाला फोकस से, तो ये पैरेलल होके जाएगी। यानी बियॉन्ड सी जब रहती है तो सी और एफ के बीच में बनता है। तो ये कैसा इमेज हो गया? ये हो गया रियल इमेज। रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये कैसा बनता है? ये आकार से बड़ी बनती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। अब हमें बताना है कि वो कैसा प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन 1 सीधा और छोटा। सीधा बनता है समतल दर्पण में, पर छोटा नहीं बनता है। इरेक्ट एंड इनलार्ज, सीधा और बड़ा। ऑप्शन 2 बोल रहा है सीधा और बड़ा। तो सीधा तो बनता है पर वो बड़ा नहीं बनता। जब हम ऐनक देखते हैं तो हम अपने आप को अपने आप से बड़ा नहीं देखते हैं, ठीक है, लगभग बराबर में देखते हैं। तो इन्वर्टेड एंड सेम साइज, उल्टा और समान आकार का
हमारी इमेज उसमें उल्टी नहीं बनती है। ठीक है, बच गया ऑप्शन नंबर 4, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज, सीधा और समान आकार। तो कैसा बनता है समतल दर्पण में? समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो इसमें जब भी इमेज बनेगा सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। इसमें बनेगा सीधा और बराबर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, परिदृश्य प्रकाश के तरंगधर का परास है। तो तरंगधर मतलब जो प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है उसे तरंगधर कहते हैं। तो इसका परास बताना है, यानी रेंज बताना है। परास का मतलब होता है रेंज, तो इसका रेंज बताना है। तो वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल लाइट, तो बाई ऑप्शन, पहला ऑप्शन में है 0.1 एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन में है 0.1 एंगस्ट्रॉम 200। इसका कहने का मतलब है कि एक एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमने बताई थी 10⁻⁻10 मीटर। तो ये इतनी वैल्यू होती है। तो ये 0.1 से 100 तक नहीं होता, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन 2 में है 100 to 400, 100 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी नहीं होता, क्योंकि ये भी वैल्यू क्या है? चेंज है। तो विजुअल लाइट के लिए वैल्यू क्या होती है? थर्ड ऑप्शन में 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। थर्ड ऑप्शन में है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, जो कि करेक्ट आंसर है। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है रेंज ऑफ विजिबल लाइट। क्वेश्चन नंबर 5, सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज, पैराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। तो पैराबैंगनी प्रकाश का जो स्रोत होता है वह आयरन बॉल होता है। जब आयरन बॉल बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है, कौन सा कलर का? एकदम लाल कलर का, तो उसमें से जो रे निकलती है उस अल्ट्रावायलेट रे निकलती है, जिसे हम पराबैंगनी किरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, रेड हॉट आयरन बॉल। तो ऑप्शन 2 में है रेड हॉट आयरन बॉल। क्या होता है इसमें? तो पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। क्वेश्चन नंबर 6, लाइट कैन ट्रेवल इन, प्रकाश गमन कर सकता है। तो आपको बताता हूं कि प्रकाश को गमन करने के लिए, नहीं, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट हैज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल, यानी प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी भी माध्यम में चल सकता है, या वैक्यूम हो या एयर हो, यानी कि स्पेस में और वायुमंडल में, दोनों में यह क्या कर सकता है? आराम से चल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर, बोथ एयर एंड वैक्यूम, वायु और वैक्यूम दोनों में, यानी स्पेस में भी क्या कर सकता है? वो ट्रेवल कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम ऑफ एयर इज, प्रकाश का संकेत क्या होता है? आपने एक फेमस फॉर्मूला सुना होगा, E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्क्वायर।
इस फार्मूले को किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। इसने किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस फार्मूला को दिया था एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, यानी ऊर्जा को, कितना ऊर्जा होगा उसको निकालने के लिए दिया था यह फार्मूला। तो इसमें जो सी होता है वह किसको दर्शाता है? स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल को। तो प्रकाश को किससे संकेत करते हैं? तो सी से संकेत करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 का सी से हम क्या करते हैं? संकेत करते हैं प्रकाश की चाल को, यानी स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है समतल दर्पण में वस्तु और आभासी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान होती है। यह कथन है, माने इस कथन को बताना है कि यह कथन सही है या गलत है, यह बताना। यह कथन ये कोई है ही नहीं। तो फर्स्ट में दिया है सही, सेकंड में गलत, तीसरा में गलत या सही हो सकता है, चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में वस्तु आभासी प्रतिबिंब की दर्पण से समान दूरी की होती है। समतल दर्पण कहने का मतलब है कि प्लेन मिरर, यहां पे जितना दूरी पे हम रखे हैं वस्तु, उतनी ही दूरी पे जो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु है और ये इमेज प्रतिबिंब है। तो बोला है कॉन्सेप्ट में कि ये दोनों दूरियां क्या होती हैं? समान होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्या है? सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक स्रोत है? तो पहले ही लाइन में जब प्रकाश हम शुरू करते हैं तो पहले ही पढ़ते हैं कि ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। इंग्लिश में लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहले ही प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तो फर्स्ट वाले में दिया है एक्सेलरेशन, सेकंड ऑप्शन में बल और थर्ड ऑप्शन में प्रकाश, थर्ड वाले में वेग यानी वेलोसिटी। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो किसे कहते हैं हम? प्रकाश को एक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर, लाइट। क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। अब इसे बताना है कि सही है या गलत है। तो जो समतल दर्पण है उसमें जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी ही बनता है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो सेकेंड ऑप्शन में दिया है कि सही है। यह कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। तो सही गलत बताना था इसमें कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलते हैं। तो प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो उसमें दो नियम है प्रकाश का परावर्तन में, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब समतल के एक ही बिंदु पे होते हैं।
तो यही बोल रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है फर्स्ट नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट में बोल रहा है कि दोनों अलग अलग बिंदु पे होते हैं। कहने का मतलब कि यहां से आया आपतित किरण, अलग बिंदु, जब रिफ्लेक्ट किया तो अलग बिंदु, और अभिलंब के लिए अलग बिंदु, NIR, इससे दर्शाते हैं इसको। तो ये अलग अलग बिंदु पे नहीं होते हैं। तो क्या होता है इन रियल, ये तीनों का तीनों ये प्लेन है, एक ही बिंदु पे होते हैं। ये I हो गया, R हो गया, ये हो गया नॉर्मल। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, गलत है या सही है, यही बताना है। तो फॉल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का गलत नियम ये बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये जो नियम दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। सही नियम क्या है, ये सही नियम है। क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन ऑफ कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, यानी इसमें अपवर्तन बताना है, अपवर्तन सूचकांक का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है, अपवर्तन को n से डिनोट करते हैं, n = c/v। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट आंसर है, सीधे सीधे अपवर्तनांक का फॉर्मूला पूछा है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड, वे वस्तुएं जो जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश है उसको क्या कहते हैं। तो दो तरह का पिंड होता है, एक होता है अदीप्त पिंड, एक होता है दीप्त पिंड। दीप्त पिंड कहने का मतलब होता है लुमिनस बॉडी या लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो। जैसे सन हो गया, तो सन के पास क्या है, अपना खुद का प्रकाश है। जैसे तारे हो गए, चंद्रमा हो गया, लेकिन चंद्रमा में क्या है ना कि उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो कैसा होगा, वो नॉन लुमिनस बॉडी हो जाएगा। तो जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसको लुमिनस बॉडी कहते हैं, यानी कि दीप्त पिंड कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर दीप्त पिंड को इसमें लिखा हुआ है प्रकाशीय वस्तु। प्रकाशीय वस्तु का मतलब जिसके पास अपना प्रकाश हो। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट, प्रकाशीय वस्तु, प्रकाशीय वस्तुएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। अब दिया है कि एंगल I = एंगल R। तो इस रूल को समझते हैं पहले। ये प्लेन है, कोई सरफेस समतल है, इस पे जब प्रकाश पड़ती है, जब आपतित होती है, तो यहां से इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। नॉर्मल ये एक ही पॉइंट पे है। अब ये हो गया R जो परावर्तन, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो जब इंसिडेंट रे किसी प्लेन पे इंसिडेंट करती है यानी स्ट्राइक करती है, तो यहां पे जो एंगल होगा इसको बोलते हैं एंगल I। इसको क्या बोलते हैं, एंगल I। और यहां पे जब रिफ्लेक्ट करता है तो इसको बोलते हैं एंगल R। एंगल R बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यह बोला गया है कि जो एंगल I होता है वह किसके इक्वल होता है, एंगल R। इक्वल कहने का मतलब है यदि यहां पे 50 डिग्री का कोण बनाता है, 50 डिग्री का कोण या एंगल बनाता है, तो यहां भी कितना का बनाएगा, नॉर्मल से 50 डिग्री का ही कोण बनाएगा। यही बात कॉन्सेप्ट में बोला गया है। बिल्कुल क्लियर है। तो एंगल I = एंगल R। अब ये हमें बताना है कि ये सही नियम है या गलत नियम है, या मतलब बाई ऑप्शन देखते हैं। तो ट्रू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परिवर्तन का सही नियम। ऑप्शन 2 में दिया है परिवर्तन का गलत नियम। तो क्या है, गलत नियम है? नहीं, ये बिल्कुल सही नियम है, परिवर्तन का सही नियम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, परावर्तन का सही नियम, परावर्तन का सही नियम। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मून इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जिसके पास अपना प्रकाश हो उसे लुमिनस बॉडी, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो नॉन लुमिनस बॉडी। दीप्त पिंड
अदीप्त पिंड। प्रकाशीय वस्तु, अप्रकाशीय वस्तु। तो चंद्रमा क्या है? अप्रकाशीय वस्तु है। यह किसका उदाहरण है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अप्रकाशीय वस्तु। तो मून, चंद्रमा अप्रकाशीय वस्तु। ऑप्शन 2 नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस अप्रकाशीय वस्तु। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ रियल कलर ऑफ स्काई इज, आकाश का वास्तविक रंग है। आकाश का वास्तविक रंग काला होता है। अब कोई बोलेगा कि काला हमने देखा ही नहीं कभी। तो देखिए हम बताते हैं आपको कि जब प्रकाश तो सूर्य से ही निकलता है, तो जो हमारा गैलेक्सी है ये हो गया सन। तो हम जानते हैं कि सन में कितने कलर हैं? 7 कलर हैं, 7 कलर, 7 कलर। तो जो 7 कलर्स में जो ब्लू कलर होता है उसका वेवलेंथ काफी कम होता है। तो कम होने की वजह से वह आसमान में ही फैलकर रह जाता है। इसके वजह से क्या होता है? हमें आकाश नीला दिखाई देता है। पर आसमान का अपना कलर है जिसको हम काला कलर कहते हैं, ब्लैक कलर। तो आकाश का, स्काई का कैसा कलर है? ब्लैक। पूछा है वास्तविक कलर, तो असली कलर उसका क्या है? ब्लैक है। दिखता है ब्लू हमें सन की वजह से, कभी ब्लू दिखता है, कभी अलग अलग कलर का, कभी इंद्रधनुषी रंग का, कहीं 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 बादल और बादलों की वजह से, और भी केसरिया कलर का, इस तरह से दिखता रहता है। तो बस इसमें बस किसका रोल है? तो जो सन से निकलता है प्रकाश उसका रोल है। इसके वजह से अलग अलग कलर का दिखता है, पर उसका वास्तविक रंग क्या है? काला है, ब्लैक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर, ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 17, इन वैक्यूम लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर सेकंड में, दोनों मात्रा को देखेंगे तो वैक्यूम में, वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने मीटर पर सेकेंड में लिखा है इसका स्पीड को। तो मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में 3 इंटू 10⁸, 3 पर कितना जीरो? 8 जीरो। ये इतना इसका क्या होता है? इतना मीटर वो चल जाएगा कितना में? 1 सेकेंड में। जब इसको किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 कहने का मतलब कि 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 इसमें से पावर कट जाता है, बचता है 5। तो किलोमीटर में 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? किलोमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर में हो गया और ये मीटर में हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, लाइट ट्रेवल इन, प्रकाश गमन करता है। अब बताना है हमको कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या कर्व लाइन पे यानी टेढ़ा टेढ़ी पथ पे गमन करता है, इसको बताना है। तो ऑप्शन 1 में दिया है कर्व लाइन। जब भी प्रकाश निकलता है वो कर्व घूमते हुए नहीं जाता है। कर्व मतलब होता है कि टेढ़ा टेढ़ा लाइन यानी टेढ़े रास्ता, टेढ़ी रास्ते पे गमन प्रकाश नहीं करता है। तो प्रकाश जब भी गमन करेगा तो सीधी रेखा पे गमन करता है, जिसको सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा जब भी निकलेगा सीधी निकलेगी, जितने भी रे निकलेगी, किरणें निकलेंगी, सीधी निकलेंगी, जो कि एक दूसरे के क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, मतलब पैरेलल होती हैं। तो कैसा नेचर होता है लाइट का? वो सीधी रेखा में जाने का उसका नेचर होता है स्ट्रेट लाइन में। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2, प्रकाश किस में चलता है? प्रकाश
सीधी रेखा में, सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द इमेज फॉर्म्स अ कन्वेक्स मिरर व्हील। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होगा। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो भी किरणें होती हैं कभी एक्चुअल पथ पे एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो रियल नहीं बनता, वो वर्चुअल इमेज बनता है। कहने का मतलब क्या है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह हो गया उत्तल दर्पण, यह हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। तो जब भी रे आएंगी तो यहां से टकरा के ऊपर की तरफ फैल जाती हैं। जब भी रे आएगी ऊपर की तरफ फैल जाती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जब यह फैलती है तो जब हम सामने से देख रहे होते हैं, जब यहां से देख रहे होते हैं हम, तो देखने में लगता है कि ये जो किरणें हैं कहीं आगे से आ रही हैं। तो इसको वर्चुअल लाइन से, डॉटेड लाइन से, इमेजिनरी लाइन से इसको दिखाते हैं, यानी कि जो इमेज है वह यहां फॉर्म हो रही है। तो जो इमेजिनरी लाइन से इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी यानी सही इमेज नहीं, एक होता है रियल, देखने में फील होता है कि वो रियल इमेज है। एक आभासी प्रतिबिंब यानी फील नहीं होता है वो चीज, तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जिसको इमेजिनरी लाइन से मिलाते हैं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सदैव आभासी होगा, ऑलवेज बी वर्चुअल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, वर्चुअल, आभासी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पदार्थों में किससे होकर प्रकाश सबसे तेजी से गमन करता है। अब बताना है कि किसमें से प्रकाश सबसे तेज गति से जाएगा। बाई ऑप्शन देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन में है डायमंड, डायमंड, हीरा। तो प्रकाश को अगर कोई मीडियम में वो ट्रेवल करेगी तो उसका जो पथ होता है वह विचलित हो जाता है। तो डायमंड इस तरह से, इसमें बहुत सारा एंगल बना होता है डायमंड में, तो प्रकाश आएगा तो कभी इधर मुड़ जाएगा, यहां से टकराएगा तो फिर इधर मुड़ेगा, इसमें टकराएगा फिर इधर मुड़ेगा, इसमें इधर, ऐसे घूमते घूमते लास्ट में फाइनली निकलता है। तब इसमें क्या कहते हैं, जो हीरा है, हीरे की अपनी प्रकाश नहीं होती, तो हीरा चमकने के लिए दूसरे की सहायता लेता है। ठीक है, इसी तरह से हमको भी अपने लाइफ में अपने पे भरोसा करके मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि चीजें माइंड में फिट हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जब भी आएगी प्रकाश इसमें आके इसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी थोड़ी से। ठीक है, पानी में अगर सेकंड ऑप्शन में देखते हैं वाटर, सेकंड ऑप्शन है वाटर। तो वाटर भी एक तरह का मीडियम है, तो इसमें वाटर में जब प्रकाश जाती है तो यह नॉर्मल से कर्व होके मुड़ जाती है। इसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। तो ऐसे मुड़ जाती है तो पानी में प्रकाश की चाल थोड़ा कम हो जाती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है 1.33। ये सब का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होता है, इसके वजह से क्या है, प्रकाश की चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ग्लास यानी कांच, ग्लास दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन ग्लास। तो जब ग्लास भी रहेगा, ग्लास मतलब कहने का है कि ये कांच को बोल रहा है, कांच को। तो इसमें जब प्रकाश आएगी तो ये भी कोई ना कोई मीडियम है, कांच है, तो इसमें भी मुड़ेगी, यानी कुछ की इसकी जो पहले भी थी, यानी जो पहले स्पीड थी 3 × 10⁸ थोड़ी कुछ घट जाएगी। 3 भी नहीं होगा तो 2.99 समथिंग के लगभग में। कहने का मतलब यह है कि इसकी चाल थोड़ी कम हो जाएगी। यानी ग्लास का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पानी की तरह, डायमंड की तरह। तो बच गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 एयर।
वायु। तो वायु में प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी। वायु की कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होती, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 होता है, तो 1 से जिसमें अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कुछ न कुछ कम हो जाती है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 हो जाएगा। तो प्रकाश का चाल किसमें अधिक होगा? ऑप्शन नंबर 4 एयर में, वायु में। तो 4 क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है उत्तल दर्पण दिया हुआ है, उसका फोकस दिया हुआ है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब जो उसके सामने वस्तु रखी गई है वह 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जब उसकी वस्तु U 20 सेंटीमीटर पे रखी गई है तो वस्तु को माइनस में लेते हैं और इसका फोकल लेंथ प्लस होता है। उत्तल दर्पण का फोकल लेंथ जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। तो हम जानते हैं दर्पण का फॉर्मूला आता है 1/f = 1/v माइनस प्लस होता है प्लस 1/u। ठीक है, अब हो गया। इसमें जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट करते हैं। तो f की वैल्यू क्या दी हुई है? 40 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे f की जगह पुट कर दिया 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब 1/v, अब यहाँ पे है -20, तो 1/-20, तो यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव क्या मिलकर बनाएगा? माइनस बना देगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? -1/20। अब यहाँ पे माइनस में वैल्यू है तो इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव वैल्यू बनाएगा। 1/v = 1/40 + 1/20। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/40। 1/v = 3/40। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो v = 40/3, ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 13.33 सेंटीमीटर। तो जो ये वैल्यू हो जाएगी वह किसकी पोजीशन हो जाएगी? प्रतिबिंब की पोजीशन, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? 13.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, इसमें कनकेव मिरर का बात किया है। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो इसमें वैल्यू दी हुई है फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसमें एफ की वैल्यू क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि एक वस्तु दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी, तो दर्पण वस्तु से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके सामने रखी हुई है। ठीक है, यानी वस्तु के बारे में बोल रहा है। तो वस्तु है -50 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे। वस्तु की दूरी भी माइनस में और फोकल लेंथ भी माइनस में, क्योंकि ये कौन सा है? अवतल दर्पण में। ठीक है, तो आगे पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी होगी इमेज ऑफ डिस्टेंस। तो फॉर्मूला पता है 1/f = 1/v + 1/u। इसमें क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1/-30 = 1/v, यहाँ पे 50 है माइनस में, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -1/50। अब ये माइनस में वैल्यू, ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये -30, इसको अभी 1/, में ही रखते हैं। ठीक है, -1/30। इस माइनस वैल्यू को जब इधर लेके आएंगे तो क्या बना देगा? ये पॉजिटिव बना देगा। तो +1/50। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये क्या बनाएगा? 1/v = 1/50 - 1/30। ये लेफ्ट था, इसका बस पोजीशन हमने चेंज कर दिया।
ठीक है, समझने में चीजें इजी हो जाएंगी। जब इसका हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इसकी एलसीएम कितना आ जाएगी 150। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में माइनस इससे डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, यानी क्या आ जाएगी वैल्यू -2/150, 1/v इक्वल टू। अब v इक्वल टू निकालना है तो इसको हम उल्टा करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमको उल्टा करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू 150/2, ये वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव में 150/2 150/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, ये निगेटिव में है तो निगेटिव में -75 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी v की वैल्यू, माने पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो जाएगी -75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ अनंत होती है, उसको उसका कोई लिमिट नहीं था उसके फोकल लेंथ का, कहीं भी हम उसका फोकल लेंथ ले सकते हैं। तो समतल दर्पण का फोकल लेंथ एफ की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट, जिसको अनंत कहते हैं, अनंत। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 24, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन में क्या करते हैं, जो पोजीशन ऑफ इमेज होता है, मतलब प्रतिबिंब को वस्तु दूरी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। m इक्वल टू h डिस्टेंस बाई h, कहने का मतलब हाइट ऑफ डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ जो वस्तु की जो हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं, वो निकलता है मैग्निफिकेशन, जिसको हम आवर्धन कहते हैं। तो इसका जो आवर्धन होता है कन्वेक्स लेंस का, हमेशा लेस देन 1 होता है। तो कॉन्वेक्स का क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2 ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, ऑलवेज लेस देन 1 होता है कॉन्वेक्स का। उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।